तो दोस्तों आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जो कि एफएमसीजी सेक्टर की काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है, और देखेंगे कि एज ए इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम कंपनी का पूरा स्वॉट एनालिसिस करेंगे और उसके साथ में कंपनी की वैल्यूएशन भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें किस वैल्यूएशन के ऊपर ये कंपनी आज की डेट में अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर्स की। तो एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ऐसे सामान जो हमें रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरत के काम आते हैं। जैसे कि हम बात करें तो साबुन, तेल, चीनी, आटा, चावल, कुल मिला के जो राशन की दुकान का सारा सामान होता है उसको हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और ये कंपनी भी उसी तरह के प्रोडक्ट्स हमें मैन्युफैक्चर करके देती है। तो अगर हम बात करते हैं एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी खास बात यह है कि लोगों की बेसिक नीड से जुड़े हुए हैं, कि चाहे मार्केट में रिसेशन हो, चाहे हाई और लो हो, लेकिन लोगों को अपने खाने पीने की चीज़ें तो चाहिए होती हैं। इसलिए एफएमसीजी के सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमेशा डिमांड में रहते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करती है क्योंकि हमेशा ही उनको लोगों को ये प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि आपने अभी कोरोना के लॉकडाउन के केस में देखा होगा कि बाकी सारी दुकानें बंद हो गई, लेकिन राशन की दुकान थी वो हमेशा खुल रही। क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान चाहिए ही चाहिए। तो अब अगर हम पर्टिकुलर ब्रिटानिया कंपनी की बात करें तो ब्रिटानिया इंडिया में काफ़ी लीडिंग फूड कंपनी है। कंपनी के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी का एक हाई स्ट्रॉन्ग जो ब्रांड है वो मेंटेन करती है। अगर कंपनी के मेन प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के जो आते हैं गुड डे बिस्किट्स, उसके अलावा टाइगर बिस्किट्स, फिर मिल्क बिकीज़, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी बहुत अच्छी मार्केट में रीच है। लोग इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज़ करते हैं और हर लगभग घर में ये प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। और अगर कंपनी के टोटल प्रोडक्ट बास्केट की बात करें तो कंपनी बिस्किट्स के अलावा ब्रेड भी बनाती है, रस्क भी बनाती हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और खास करके हम बात करें कंपनी के बिस्किट बिजनेस की, तो ओवरऑल इंडिया में कंपनी का 40% का मार्केट शेयर है बिस्किट की मार्केट में। यानी कि ओवरऑल इंडिया जितने भी बिस्किट्स बिकते हैं उसमें 40% अकेले सिर्फ ब्रिटानिया कंपनी के होते हैं। बाकी की 60% में बाकी सारी कंपनीज आती हैं, चाहे वो आईटीसी है, पार्ले जी है या और छोटी मोटी जो भी कंपनियां हैं, इस तरह की सारी कंपनियों का मार्केट शेयर इसके अलावा आता है। इस तरह से हम देखते हैं तो कंपनी की मार्केट रीच बहुत अच्छी है। उसके अलावा उसका एक रीज़न और भी है कि क्यों मार्केट रीच अच्छी है, क्योंकि कंपनी के पास में एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जहां भी जाएंगे आपको ब्रिटानिया के बिस्किट, उसकी ब्रेड, उसके बाकी के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। आप कहीं भी उनको परचेज कर सकते हैं, चाहे पहाड़ों पर चले जाएं, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी एरिया हो, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, हर तरह के प्रोडक्ट्स आपको सब जगह अवेलेबल मिलते हैं। इससे कंपनी की रीच बहुत अच्छी मिलती है और कंपनी का क्योंकि बास्केट अच्छा है तो इसलिए सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जो लोग हैं वो उनके अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। तो ये तो होगी इंडिया की बात कि इंडिया में कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। इंडिया के अलावा लगभग 80 कंट्रीज़ में जो कंपनी का प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं और यूएई और ओमान में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो कंपनी का एक बहुत अच्छा पैन इंडिया प्रेजेंस भी है और ऑल ओवर ग्लोबल जो बिजनेस है वो भी कंपनी करती है। तो ये तो सारी बात होगी कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। अब कंपनी के पास कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि एफएमसीजी इंडस्ट्री एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है जिसके अंदर नए नए प्लेयर्स भी लोग आने की कोशिश करते हैं। प्लस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट सेंसिटिव है कि अगर बिस्किट का वेट 5 रुपये का आ रहा है तो सबको 5 रुपये का देना पड़ता है, उसको 6 रुपये का, 8 रुपये का जल्दी से नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर भी शिफ्ट हो सकते हैं और सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। इस वजह से कंपनी को हमेशा अपनी कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि कम से कम कॉस्ट में वो अपना रॉ मटेरियल खरीदें, लेबर कॉस्ट कम रखें। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस जो है एफएमसीजी कंपनी के पास रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा कि मार्केट शेयर कंपनी का अच्छा है, रीच अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने सारे ही पैरामीटर्स को अच्छे से चेक करके अपना बिजनेस कर रही है। तो दोस्तों अब तक तो बात हो गई कंपनी के कस्टमर रिटेंशन के बारे में, कंपनी के ब्रांड के बारे में और कंपनी के पूरे पोर्टफोलियो के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंपनी के पिछले 5 साल का डेटा अगर हम चेक करते हैं तो आप देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2017 से 2021 तक हर साल इंक्रीज हो रहा है। पहले 9000 के आसपास था, फिर 9800 हो गया। इस तरह से हम देखें तो हर साल कंपनी में ग्रोथ आ रही है और अगर हम ग्रोथ को परसेंटेज की टर्म देखते हैं तो लगभग 10% के आसपास पिछले 5 साल से कंपनी ने ग्रोथ करी है। उसके साथ साथ अगर हम कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कि कंपनी के पास में 2017 से लेकर 2021 तक लगभग 40% का ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी कॉस्टिंग को अच्छे से मैनेज कर रही है, अपनी लेबर कॉस्ट को कम रख पा रही है, अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम रख पा रही है, तभी कंपनी को इतना अच्छा एक ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन मिल रहा है। अगला जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हम देखते हैं तो वो है प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन।
ये भी अगर हम देखें तो 14% के आसपास पिछले 5 साल से कंपनी आराम से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2021 में, तो ये लगभग 18% का आ गया है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो FMCG कंपनीज हैं उसको अगर आप देखो तो उनकी मार्केटिंग की और एडवर्टीजमेंट की काफ़ी हाई कॉस्ट रहती है, क्योंकि हमेशा लोगों को, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है तो उसके साथ साथ लोगों को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। अगर रिमाइंड नहीं कराएंगे तो उसको बोलते हैं ना कि आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड। तो दूसरी कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकती हैं और मार्केट में मार्केट शेयर कम हो सकता है और कस्टमर दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो कस्टमर जो कंपनीज हैं वो हमेशा अपनी टीवी पे एड कैंपेन रन करते रहते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो इसलिए जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी रहती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 14% का आसपास मैनेज करना ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद में बात आती है नेट प्रॉफिट की। तो एक्चुअली मैं अगर आपको एडवाइस करूं तो हम लोग नेट प्रॉफिट की जगह हम लोग देते हैं फ्री कैश फ्लो को। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या है कि ठीक है कंपनी का नेट प्रॉफिट तो आ गया, बट हो सकता है कंपनी को वो नेट प्रॉफिट रिसीव ना हो, कि कुछ डेट हो जाए, बैड डेट हो जाए या फिर कुछ पेमेंट डिले हो जाए। तो उसकी जगह ज़्यादा बेटर पैरामीटर होता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो एक्चुअल अर्निंग उनको रिसीव हो गई है, उसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है उसके अलावा भी कुछ खर्चे कंपनी को होते हैं कि कंपनी को कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पे पड़ गया, कोई नई बिल्डिंग बनानी पड़ गई, कोई नई मशीनरी खरीदनी लेनी पड़ गई, तो वहाँ पे पैसा चला गया, तो जो नेट प्रॉफिट था वो पूरा कंपनी कैश अपने पास नहीं रख पाई। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिर फ्री कैश फ्लो। इस समय बिल्कुल क्लियर एक अर्निंग का जो है वो पिक्चर मिलता है। और अगर आप फ्री कैश फ्लो का भी डेटा देखोगे तो हर साल कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है वो उसको अपने पास रख पा रही है। इसके अलावा अगला जो मेन हमारा की रेशियो उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं डेट बाय इक्विटी रेशियो। डेट बाय इक्विटी रेशियो से हमें यह पता लगता है कि कंपनी अपना पैसा कितना लगा रखा है और कंपनी ने लोन लेके कितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो डेट बाय इक्विटी रेशियो की बात करें ब्रिटानिया कंपनी की तो वो आता है 0.2। इसका मतलब है कि कंपनी ने लगभग सिर्फ 20% के आसपास का डेट लिया है, बाकी सारा पैसा अपना लगा है। तो ये बहुत अच्छा नंबर है, इसमें हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर कंपनी का हाई डेट होता है तो इंटरेस्ट पेमेंट भी हाई होती है, और अगर कंपनी कल को कभी अर्निंग कम होती है तो इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होने की वजह से कंपनीज कोलैप्स हो जाती हैं। इसलिए डेट बाय इक्विटी रेशियो चेक करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कंपनी को जज कीजिए, उसका डेट बाय इक्विटी रेशियो हमेशा देखना चाहिए। अगर 0.5 से डेट बाय इक्विटी रेशियो ऊपर आता है तो हमें थोड़ा ध्यान से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगली बात करते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, कंपनी उनको कितना रिटर्न आज की डेट में दे रही है। तो कंपनी का जो पिछले साल का रिटर्न ऑन इक्विटी आया वो है 47%, जो कि बहुत ही बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। अगर हम बात करें तो 15% के आसपास का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, और कंपनी यहाँ पे हमें 47% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, जो कि बहुत ही एक अच्छा साइन है। तो इस तरह से जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं उसको देख के हम कह सकते हैं कंपनी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी सारे बिजनेस को अच्छे से रन कर रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ठीक हैं, और कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बहुत अच्छा है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ब्रिटानिया एक सेफ कंपनी है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, इस तरह से हम सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने ये समझ लिया कि ब्रिटानिया कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें किस प्राइस पे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या कौन सा सही प्राइस है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम कंपनी के आज के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो वो लगभग 4,000 रुपये के आसपास आता है। तो हमारा सवाल यही है कि क्या ये सही प्राइस है कंपनी का इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यूज़ किया है कंपनी को वैल्यूएशन करने के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके थ्रू हमने कंपनी की वैल्यू ड्राइव करी है कि जो कंपनी आज की डेट में कैश जनरेट कर रही है उसके हिसाब से कंपनी कितनी वैल्यू आती है। तो अगर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे काम करता है और किस तरह से हम कंपनी की वैल्यू इसमें निकालते हैं। तो मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है उसके अंदर हम कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है उसके ऊपर कंपनी को वैल्यू करते हैं। कि अगर मान लीजिए कंपनी हमें, जैसे इसका देखें तो लास्ट ईयर में 1600 करोड़ के आसपास का इनका था, तो अगर कंपनी 1600 करोड़ के आसपास का कैश जनरेट करती है तो आज की डेट में कंपनी की वैल्यू कितनी है, अगर हर साल कंपनी इसी तरह से अपना कैश जनरेट करती है। तो जो हमने वैल्यूएशन करी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से, उसके हिसाब से कंपनी की आज की डेट में फेयर वैल्यू निकल के आती है 60,000 करोड़ रुपए, और उसके हिसाब से कंपनी का जो पर शेयर का प्राइस बनता है वो आता है 2500, यानी कि 2500 रुपये पर शेयर के प्राइस पे अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कंपनी को फेयर वैल्यू पे परचेज कर रहे हैं।
तो जैसे आपको बताया कि 25 रुपये पर प्राइस पे अगर हम पर शेयर प्राइस पे कंपनी को हम परचेज करते हैं तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू परचेज करते हैं। लेकिन बात अब ये आती है कि अगर हम वॉरेन बफे सर के फॉलोअर हैं और उनकी बात को समझते हैं तो वॉरेन बफे सर हमेशा एक ही बात समझाते हैं कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, यानी कि जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है सबसे पहले हम अपनी कैपिटल को हमने प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद में हमें रिटर्न और बाकी चीजें चेक करनी है। और उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर हम फेयर वैल्यू पे कंपनी को खरीदते हैं उसका मतलब क्या है कि जितना पैसा वो कमा के दे रही है उसके हिसाब से उतने ही पैसे हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर कल को कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जो भी डेटा हमने एनालाइज किया वो क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि यही रिटर्न आएंगे, कल को कोई कॉम्पिटिशन में और कोई कंपनी नहीं आएगी या क्या चीजें रहेंगी, उसको हमें पहले से रिस्क को कैलकुलेट करके चलना है। तो उसके लिए वो हमें समझाते हैं कि वी शुड बाय $1 फॉर 50 सेंट, यानी कि अगर 1 रुपए की चीज है तो हमें 50 पैसे में उसको खरीदने की कोशिश करनी है, तभी हम मैक्सिमम उसकी वैल्यू भी दे पाएंगे और अपने लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2500 रुपये पर जो शेयर का प्राइस है उसको हम हाफ पे अगर खरीदे तो 1250 रुपये के आसपास जब कंपनी का शेयर प्राइस है तो वो राइट टाइम है कंपनी में इन्वेस्ट करने का, जिससे हम अपना पोर्टफोलियो जो है वो रिस्क में कम से कम कर पाएं और मैक्सिमम हमें रिटर्न इसमें मिल पाएगी। अब बात आती है कि जैसे आज की डेट में 4000 रुपये का रेट चल रहा है और हम बोल रहे हैं कि 1250 रुपये आज कंपनी खरीदना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए वही बात है, तो वॉरेन बफे सर से और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और वो सिखाते हैं मेनली पेशेंस, कि आपने अच्छे से कंपनी को जज करना है, 8-10 कंपनी को आप चेक करके रखिए, उनके हिसाब से उनकी वैल्यूएशन करके रखिए और जिस दिन वो उस वैल्यूएशन मिले तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तब तक हम अपने पैसे को होल्ड करके रखेंगे, उसको हम डेट फंड में पार्क कर सकते हैं और जब हमें राइट वैल्यूएशन पे कंपनी मिलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ कंपनी मिलेगी, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। तो इसलिए हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है कि जी आज 4000 हो गया, हो सकता है कल को 5000 हो जाए, 6 हो जाए। अभी क्या है, कंपनी आज की डेट में वैसे भी काफ़ी हाई चल रही है, उसके अलावा मार्केट भी ओवरऑल ऊपर चल रही है कि सबको पता है भी जो ब्रिटानिया कंपनी है इसने कोरोना वायरस को भी अच्छे से हैंडल कर लिया, तब भी कंपनी को प्रॉफिट में किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए लोगों की हाइप बहुत ज़्यादा है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करने हैं। तो हमें लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें पेशेंस रखने हैं, अपने ही प्राइस पे कंपनी खरीदना है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी वेट करना पड़े, साल हो जाए, 6 महीने जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक अपना पैसा आप डेट फंड में रखिए और उसको इकट्ठा करके रखिए। तो यही एक सही तरीका होता है कंपनी को सही वैल्यूएशन में खरीदने का। तो इस तरह से जब तक कंपनीज की हमें वैल्यूएशन सही नहीं मिलती है तब तक हम और कंपनीज को जज कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो शेयर मार्केट में 7000 कंपनीज लिस्टेड हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमें इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कंपनी अच्छी है ठीक है, लेकिन हमें सही वैल्यूएशन पे भी चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे हम और भी कंपनीज की वीडियो बनाएंगे। तो आप इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।